हेलो दोस्तों, ड्रीम एकेडमी ऑफ एजुकेशन में आप लोगों का फिर से स्वागत है। मैं अजीत कुमार आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ सेकेंड पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप लोग फर्स्ट पार्ट अभी तक नहीं देखे हैं तो जा कर के देख लीजिए। इससे क्या होगा, सेकेंड पार्ट में जो भी डिस्कस करेंगे वो अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि टॉपिक एक दूसरे से लिंक होता है। तो अगर हम फर्स्ट पार्ट को देख लेते हैं तो सेकेंड पार्ट क्या होगा, हमें समझने में आसानी होगा। थोड़ा सा हम इसको डिस्कस करेंगे कि फ़र्स्ट पार्ट में हमने क्या क्या डिस्कस किया था। तो फर्स्ट पार्ट में जो टॉपिक डिस्कस किया था दोस्तों, वो कुछ इस प्रकार से है। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, हमने बेसिक से स्टार्ट किया था कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। फिर हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ मीन बाय चार्ज। फिर हमने डिस्कस किया था कि कंडक्टर और इंसुलेटर क्या है, उसमें बेसिक डिफरेंस क्या है। फिर हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। फिर हमने डिस्कस किया था कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। फिर हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। फिर सर्किट डायग्राम के बारे में हमने कुछ डिस्कस किया था। तो दोस्तों चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ नए टॉपिक से। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। दैट इज़ कुछ इंस्ट्रूमेंट से हम लोग स्टार्ट करेंगे इस सेशन को। दैट इज़ द ए मीटर्स एंड द वोल्ट मीटर। ए मीटर क्या है, वोल्ट मीटर क्या है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ए मीटर से। तो ए मीटर दोस्तों होता क्या है, ए मीटर एक्चुअली करंट को मेजर करने का एक इंस्ट्रूमेंट है। तो देख पा रहे हैं जैसा कि आप, एन apparatus टू मेजर द वैल्यू ऑफ करंट, इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन द सर्किट थ्रू विच द करंट इज़ टू बी मेजर्ड। काफ़ी सिंपल वर्ड में लिखा हुआ है कि ये क्या है, करंट को मेजर करते हैं। कैसे कनेक्ट करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। और ये सर्किट में ऐसा कुछ दिखाया भी गया है। सीरीज में कैसे कनेक्ट किया जाता है आप देख सकते हैं इसको। तो आई होप दिस इज़ द क्लियर, आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग वोल्ट मीटर में। तो वोल्ट मीटर क्या है, सबसे पहले वोल्ट मीटर वोल्टेज को मेजर करता है। कैसे कनेक्ट करते हैं, पैरेलली कनेक्ट करते हैं। पैरेलल कनेक्शन कैसा होता है, यहाँ पे सीरीज में कुछ इस तरीके से दिखाया गया है। तो दोस्तों क्या लिखा हुआ है, द apparatus टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट in the electric circuit, it is always connected in the parallel across the points between which the potential difference is to be measured। काफ़ी सिंपल तरीके से लिखा हुआ है। ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किया जाता है। कैसे कनेक्ट करते हैं, पैरेलली कनेक्ट करते हैं। तो आई होप दोस्तों ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ सम कॉमनली यूज्ड इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो क्या करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में हम बेसिकली यूज करते हैं, उसको सिंबॉलिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम देखते हैं। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं इलेक्ट्रिक सेल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फिर क्या है हमारे पास, बैटरी को कैसे रिप्रेजेंट किया करते हैं। इससे पहले भी हमने डिस्कस किया था फर्स्ट पार्ट में कि बैटरी और सेल में क्या डिफरेंस है। तो सेल बैटरी एक्चुअली होता क्या है, बहुत सारे सेल एक साथ अगर हम उसको ज्वाइन कर देते हैं तो दैट इज़ अ बैटरी, है ना। सीरीज या पैरेलल कनेक्शन कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देख पा रहे हैं जैसे कि प्लग की स्विच ओपन की, है ना। फिर ये क्या है, प्लग की स्विच क्लोज्ड, है ना। क्लोज्ड और ओपन में देख पा रहे हैं डिफरेंस देख पा रहे हैं कि इसमें एक डॉट है उसमें डॉट नहीं है। वायर ज्वाइंट सिंबॉलिकली क्या करते हैं, वायर ज्वाइंट को हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं डॉट में। आप देख पा रहे हैं, इसको अच्छे से देख लीजिएगा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी हेल्पफुल होगा जब हम लोग डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे, वहाँ सिंबल्स यूज होगा तो वहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे इस सारे चीज़ को। तो उसमें काफ़ी हेल्पफुल होगा ये सारा चीज़। फिर क्या, वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, कैसे इसका सिंबल्स है आप देख पा रहे हैं। उसके बाद क्या है, 7 नंबर्स में इलेक्ट्रिक बल्ब को हम सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप देख पा रहे हैं। उसके बाद हमारे पास है रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर, रजिस्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो आप देख पा रहे हैं। उसके बाद है वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट। वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस वैल्यू उसका क्या होता है हम चेंज कर पाते हैं ना। तो उसको कुछ इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद ए मीटर्स को कैसे, जो अभी हमने डिस्कस किया था, ए मीटर को सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों, तो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। वोल्ट मीटर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ इस तरीके। मैं आपको बता दूं कि ये जो ए मीटर्स और वोल्ट मीटर है ना, एक्चुअली ये डीसी ए मीटर्स और वोल्ट मीटर है। इसको हम डीसी करंट और डीसी वोल्टेज को ही मेजर करते हैं। ये जो सिंबल है वो डीसी है, एसी का नहीं है। एक्चुअली ना करंट और वोल्टेज 2 टाइप के होते हैं, एसी और डीसी। तो हम लोग जो पढ़ेंगे यहाँ पे,
हमारे सिलेबस में जो है वो डीसी डिस्कस करना है, ना कि एसी डिस्कस करना है। तो ये एमीटर्स और वोल्ट मीटर्स जो है वो डीसी मेजर करता है, डीसी करंट और डीसी वोल्टेज को मेजर करता है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा दोस्तों। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है ना, और काफ़ी आसान है, इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, ओम्स लॉ, आप आई होप नाम सुना होगा आप लोगों ने। ओम्स लॉ क्या होता है बच्चों? ओम्स लॉ स्टेट्स दैट इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। ये क्या बता रहा है कि करंट क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। इसका क्या मतलब हुआ सिंपल वे में अगर समझने की कोशिश करें तो, कि करंट, किसी कंडक्टर से करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा? करंट फ्लो करेगा। क्लियर है दोस्तों? सिंबॉलिकली इस स्टेटमेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जैसे हमने देखा कि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ये जो साइन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है दोस्तों। फिर हमने क्या किया नेक्स्ट स्टेप में, I इक्वल टू V बाई R। तो जैसा कि हम जानते हैं, जब भी हम एक प्रोपोर्शनलिटी साइन को इक्वल टू साइन से रिप्लेस करते हैं तो एक कांस्टेंट को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट को ऐड किया गया है दोस्तों, दैट इज़ R। और R क्या है यहाँ पे? रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो फाइनली जो एक्सप्रेशन बना V इक्वल टू आई आर, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशन है दोस्तों, न्यूमेरिकल बनाने में काफ़ी हमें हेल्प करेगा ये। हाँ, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि न्यूमेरिकल के लिए हम लोग एक अलग से एक सीरीज़ वीडियो बनाएंगे। तो डोंट वरी अबाउट द न्यूमेरिकल्स, सारे न्यूमेरिकल्स जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है उसको अच्छे से समझेंगे। उसके लिए हम लोग अलग वीडियो बनाएंगे और उसमें देखेंगे कि न्यूमेरिकल्स को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें हम लोग फ़िलहाल क्या करेंगे, थ्योरी पार्ट को कवर करेंगे अच्छे से, फिर हम लोग न्यूमेरिकल के लिए हम लोग अलग से एक वीडियो सीरीज़ बनाएंगे, वहाँ आपको न्यूमेरिकल्स मिल जाएगा, सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे, इस पे आते हैं। हम लोग डिस्कस कर रहे थे रेजिस्टेंस। यहाँ पे जो कांस्टेंट यूज किया गया है, दैट कांस्टेंट इज़ व्हाट? कांस्टेंट इज़ द रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस क्या होता है? कभी कभी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ मीन बाय द रेजिस्टेंस। डिफाइंड करने के लिए तो हम कैसे डिफाइंड करेंगे इसको? सिंबॉलिकली, ये जो R है रेजिस्टेंस का सिंबल्स है, ठीक है। तो कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच रेसिस्ट द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। ये क्या है? कंडक्टर का एक प्रॉपर्टी है जो रेसिस्ट करता है, रोकने का काम करता है। किसको रोकने का काम करता है दोस्तों? करंट को रोकने का काम करता है। ओके, कंपोनेंट that is used to resist the flow of the electric current in the circuit called resistor। अब दोस्तों यहाँ पे दो वर्ड्स है, रेजिस्टर और रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रेजिस्टर क्या है? कंपोनेंट है, रेजिस्टेंस उसका प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। रेजिस्टर एक इंस्ट्रूमेंट है, रेजिस्टेंस उसका प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का क्या हो गया? रेजिस्टेंस को हमने क्या देखा कि रेजिस्टेंस क्या करता है? करंट को फ्लो को रेसिस्ट करता है, मतलब रोकने का काम करता है। और फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। आई होप यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। ओम इज़ डायरेक्टली डिनोटेड बाय द ग्रीक लेटर्स। आप देख पा रहे हैं, इस लेटर को आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि कैसे हम इसको डिनोट करते हैं। फिर हम आगे देख पा रहे हैं सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम एक जिसमें वोल्टेज को, एक वोल्टेज सोर्स को कनेक्ट किया गया, एक रेजिस्टेंस सोर्स को कनेक्ट किया गया। फिर हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि हमने कल डिस्कस किया था, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि एक एक्टिव सोर्स होता है और एक पैसिव सोर्स होता है। तो आप बता सकते हैं कि अगर हमारा फर्स्ट वीडियो देखे हैं तो आप बता सकते हैं कि वोल्टेज एक्टिव सोर्स है या फिर पैसिव सोर्स है। तो वोल्टेज ऑब्वियसली बच्चों एक्टिव सोर्स है। मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि ऐसा सोर्स जो सर्किट को एनर्जी दे रहा हो तो वो क्या होगा? एक्टिव सोर्स होगा। और
क्या होता है, रेसिस्टेंस क्या है, एनर्जी को रिसीव कर रहा है, तो दैट इज़ द पैसिव सोर्स। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट एक क्वेश्चन बनता है कभी कभी कि 1 ओम को कैसे डिफाइन करेंगे, हाउ वी कैन डिफाइन द 1 ओम। 1 ओम को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, तो इस डिफिनेशन को दोस्तों, ये जो एक्सप्रेशन हमारा लास्ट था V इक्वल टू आई आर, तो R इक्वल टू 1 कब होगा, आप देख सकते हैं, अगर वोल्टेज की वैल्यू क्या होगा 1 वोल्ट और करंट की वैल्यू क्या होगा 1 एम्पियर। इस केस में जो रेजिस्टेंस होगा दैट इज़ नॉन एज क्या होगा 1 ओम। समझ पा रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं हम, तो कुछ इस तरीके से इसका डिफिनेशन देख लीजिए आप। 1 ओम ऑफ द रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द फ्लो ऑफ 1 एम्पियर ऑफ द करंट थ्रू अ कंडक्टर बिटवीन 2 पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू 1 वोल्ट्स। बस उसी चीज़ को स्टेटमेंट में लिखा गया, मैंने जो आपको पहले बताया उसी चीज़ को ये स्टेटमेंट में लिखा है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया कैसे क्या है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। किस किस फैक्टर पे रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर है, इसको समझते हैं हम लोग कि ये क्या चीज़ है। तो फर्स्ट दोस्तों हमारा जो यहाँ लेंथ ऑफ द कंडक्टर, फर्स्ट फैक्टर क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। लेंथ पे कैसे डिपेंड करेगा, तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। इसका क्या मतलब हो गया, लेंथ बढ़ेगा, अगर वायर का लेंथ बढ़ गया तो क्या होगा, रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए हमारे पास एल्युमिनियम का एक 1 मीटर का वायर है, एक 2 मीटर का वायर है ना, तो अगर हमसे पूछा जाए कि किसका 1 मीटर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा या फिर 2 मीटर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो हमारा आंसर क्या होगा, 2 मीटर का, क्योंकि रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। तो आई होप ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ये कैसे वेरी करता है लेंथ पे। उसके बाद हम लोग आते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो दोस्तों एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, वायर का एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शंस पे क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, मतलब अगर एरिया बढ़ेगा तो एक्चुअली होता है क्या, अगर एरिया बढ़ जाता है तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करना आसानी से फ्लो कर सकता है। ठीक है, लॉजिकली इसको हम लोग ऐसे इसको याद कर सकते हैं, क्या होगा, एरिया अगर बढ़ गया तो क्या हो गया, उसका पाथ क्लियर हो गया, पाथ क्लियर हो गया तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स आसानी से वन इंटू अनदर इंड क्या होगा, फ्लो कर पाएगा ईजिली, क्या होगा, एक इंड से दूसरे इंड फ्लो कर पाएगा। तो क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है इसका मतलब क्या हो गया, करंट बढ़ गया, करंट बढ़ गया तो क्या होगा, रेसिस्टेंस कम हो गया। तो इस तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं। तो एरिया पे कैसे डिपेंड करता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, जैसा कि हम देख पा रहे हैं सिम्बॉलिकली, आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/। फिर क्या है, नेचर ऑफ द मटेरियल, तो नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। नेचर ऑफ मटेरियल कहने का क्या मतलब हुआ, नेचर ऑफ मटेरियल कहने का मतलब हुआ कि मटेरियल के टाइप पे भी डिपेंड करते हैं। एल्युमिनियम है हमारे पास, फिर कॉपर है हमारे पास, फिर बहुत सारे मटेरियल्स है, तो सारे मटेरियल का रेसिस्टिविटी अलग अलग हुआ। इस पॉइंट का यही मतलब हुआ कि नेचर ऑफ द मटेरियल्स, एल्युमिनियम का और कॉपर का दोनों का रेसिस्टिविटी क्या होगा, सेम नहीं होगा, दोनों का रेसिस्टेंस सेम नहीं होगा, डिपेंड करेगा कि उस मटेरियल का रेसिस्टिविटी क्या चीज़ है। ठीक है, तो ये क्या होगा, रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टिविटी, ये जो सिंबल है वो रेसिस्टिविटी है जो थर्ड इक्वेशन में दिखाया गया। अब देखिए हमने क्या क्या मिला, फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन लेंथ वाला, सेकेंड इक्वेशन एरिया वाला, एंड थर्ड इक्वेशन हमारे पास है रेसिस्टिव वाला। अगर तीनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं तो हमें मिलता है एक इक्वेशन, दैट इज़ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो एल डिवाइडेड बाई ए। तो ये क्या हो गया हमारे पास, तीनों इक्वेशंस को अगर हम कंबाइन करेंगे तो हमें मिलेगा ये ऐसा कुछ एक्सप्रेशंस। ठीक है, और फोर्थ वन जो है दोस्तों वो है टेम्परेचर। रेसिस्टेंस टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर कम होगा तो रेसिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। ऐसा आप देख पा रहे हैं, रेसिस्टेंस ऑल्सो वेरी विथ टेम्परेचर, resistance increases with increase in temperature
एंड डिक्रीजेज विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर। सिंपल वर्ड्स में लिखा गया है, क्या लिखा गया है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, रेसिस्टेंस बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर कम होगा तो रेसिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। कुछ मटेरियल है जो टेम्परेचर बढ़ने पे घटता है, हालांकि वो हमारे लेवल से आगे की हो जाती है। वो सेमीकंडक्टर में कुछ मटेरियल्स होता है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, तो वहाँ पे क्या होता है, रेसिस्टेंस बढ़ने पे टेम्परेचर बढ़ने पे रेसिस्टेंस वहाँ डिक्रीज हो जाता है ना। तो फ़िलहाल हम लोग इसको देखेंगे कि टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है। टेम्परेचर बढ़ने से रेसिस्टेंस इंक्रीज होता है, टेम्परेचर घटने से रेसिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज होता है। फ़िलहाल हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। रेसिस्टिविटी क्या है दोस्तों, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है। सिंस द SI यूनिट ऑफ द R इज ओम, SI यूनिट ऑफ द एरिया इज मीटर स्क्वायर एंड SI यूनिट ऑफ द लेंथ इज मीटर। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, रेसिस्टिविटी को यूनिट को एनालाइज कर रहे हैं कि रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या हो सकता है। तो काफ़ी आसान है दोस्तों, जो एक्सप्रेशन हमें मिला है R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो एल डिवाइडेड बाई ए, उसको हम एनालाइज करके रेसिस्टिविटी का यूनिट निकाल सकते हैं। रेसिस्टिविटी रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर उस एक्सप्रेशन से रो इक्वल टू क्या होगा, रेसिस्टेंस इनटू एरिया स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय लेंथ। तो रेसिस्टेंस का यूनिट हो गया ओम, एरिया का यूनिट हो गया मीटर स्क्वायर, उसको डिवाइड कर रहे हैं लेंथ के यूनिट से, मीटर से, तो ये क्या मिलेगा, ओम इनटू मीटर। तो रेसिस्टेंस का ये यूनिट होगा ओम इनटू मीटर। जैसा कि हम देख पा रहे हैं ब्रैकेट में, रेसिस्टेंस रेसिस्टिविटी इक्वल टू क्या होगा, आर ए एंड डिवाइडेड बाई क्या होगा, एल होगा। सॉरी दोस्तों, ये रेसिस्टिविटी का यूनिट है ना, रेसिस्टेंस का यूनिट नहीं है। रो जो है बेसिकली जो रो से डिपेंड किया गया है, रो से जो डिनोट किया गया है, दैट इज़ द रेसिस्टिविटी, नॉट अ रेसिस्टेंस, है ना। उसका यूनिट जो है रो इंटू ओम इंटू एम है, ओम मीटर इसको बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसके बाद जो है हमारे पास मटेरियल हैविंग द रेसिस्टिविटी इन द रेंज ऑफ 10 टू द पावर -8 टू 10 टू द पावर -6 मीटर आर कंसीडर एज वेरी गुड कंडक्टर। तो एक ऐसा मटेरियल, ये रेंज पूछा जा सकता है दोस्तों, इसको याद कर लेना। मटेरियल हैविंग द रेसिस्टिविटी in the range of 10 to the power -8 meter, 10 to the power -6 meter are considered as a very good conductor. Silver has resistivity equal to 1.60 into 10 to the power -8 meter, and the copper has the resistivity equal to 1.62 into 10 to the power -8 ohm meters। ठीक है। फिर हमारे पास रबर एंड ग्लासेस है, तो ऑब्वियसली हम क्या जानते हैं कि रबर और ग्लास एक इंसुलेटर है, तो इसका रेसिस्टिविटी क्या होगा, हाई होगा। तो ऐसा हम देख भी पा रहे हैं, इसका रेसिस्टिविटी क्या है, 10 टू द पावर 12 से लेकर के 10 टू द पावर 17 ओम मीटर तक। इसका रेसिस्टिविटी क्या है दोस्तों, 10 टू द पावर 12 ओम मीटर से लेकर के टू द 10 टू द पावर 17 ओम मीटर तक। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जो हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज़ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर यहाँ तक आपको कहीं भी कुछ भी आपको डाउट लगे, देन यू कैन आस्क। आपको मेल मिल जाएगा, हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन में हम शेयर कर देंगे, वहाँ से आप क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं। आप लोग कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप लोग कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा दोस्तों। थैंक यू, बाय बाय। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल